स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम लोग को बताया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो इमेज था, पिक्चर था, वो माइकल फैराडे के द्वारा दिया गया था, जो एक नॉन मैथमेटिकल वे था जिसके द्वारा हम लोग किसी चार्ज पार्टिकल के अराउंड बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुलाइज कर सकते हैं। फिर ये भी देखे थे हम लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो फ्री स्पेस में या गिवन स्पेस में कहेंगे, गिवन स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। या फिर दूसरे वर्ड में ये भी कहा गया था कि टेस्ट चार्ज पार्टिकल जिस पाथ पर मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में, उसी पाथ को हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करते हैं। फिर हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस को देखा था, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होता है। फिर सेकेंड प्रॉपर्टी को देखा था, जिसमें बताया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के एनी पॉइंट पर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। फिर अगला प्रॉपर्टी देखे थे, जिसमें ये बताया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटीन्यूअस लाइंस होता है, जो कर्व लाइंस भी हो सकता है और स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। कब कर्व होगा और कब स्ट्रेट होगा ये हम लोग आगे देखेंगे। फिर अगले प्रॉपर्टीज को देखे थे, जिसमें बताया गया था कि दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन होगा, मिलेगा, जो कभी भी पॉसिबल नहीं होता है कि एक ही पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो। तो ये सारे प्रॉपर्टी का स्टडी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ही किया था। आज हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ध्यान देना है बच्चों, अगला प्रॉपर्टी है हम लोग का, ये प्रॉपर्टी नंबर 5 हो जाएगा कि जैसे मान लो इस तरह का कोई रीजन में इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दे दिया गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दे दिया गया। अब यहाँ पे दो पॉइंट को दिया गया है। सपोज ये अपना ए पॉइंट है और ये अपना बी पॉइंट है। यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको ए से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और बी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको ईबी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब हम लोगों से पूछा जाएगा कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा या फिर बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो हम लोगों का जवाब होगा कि ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, किसके रिस्पेक्ट में, बी पॉइंट के रिस्पेक्ट में। क्यों ज्यादा होगा, तो याद होगा जिस समय हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टडी किया था वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर होता है kq बाय r स्क्वायर। यानी हम लोग क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी डिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ का डिस्टेंस अगर d ले लें और यहाँ का डिस्टेंस d डैश ले लें तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि d लेस देन है किससे, d डैश से। और जब डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बोलना, अरे बोल बोल, क्या होगा, ज्यादा होगा और बी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा। यानी यहां से एक बात हम लोग को सच्ची सच्ची साफ साफ क्लियरली समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के मैग्नीट्यूड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का यह मतलब हुआ कि जहां पे डिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा। तो इस बात को हम लोग लिखेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is inversely proportional to distance between electric field lines। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसीलिए ए पॉइंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा और बी पॉइंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा। चलो ये प्रॉपर्टी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। अगला प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड के डेंसिटी को लेकर के। तो जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे थे उसी फिगर को हम फिर से रिपीट करना चाहेंगे। ये फिगर जैसे ये अपना ए पॉइंट था और ये अपना क्या था, बी पॉइंट था। यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड ये था और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, ईबी था। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि ई ए ग्रेटर था किससे, ईबी से। ई ए किससे ज्यादा था, ईबी से ज्यादा था। तो डेंसिटी का जो रिलेशन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा डेंसिटी भी क्या होगा उस पॉइंट का उतना ही ज्यादा होगा। तो हम लोग ये बोलेंगे डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is directly proportional to magnitude of इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कोई भी पॉइंट पे जब हम लोग से डेंसिटी पूछा जाएगा तो हम लोग उस पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का ऑर्डर देखेंगे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का ऑर्डर होगा वही उस पॉइंट पर डेंसिटी का भी ऑर्डर होगा। तो हम लोग यहाँ पे ये दे सकते हैं कि रो ए ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, रो बी हो जाएगा। ये डेंसिटी हो जाएगा ए पॉइंट का और ये डेंसिटी हो जाएगा कहाँ का, बोल बी पॉइंट का। तो डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलो अगला प्रॉपर्टी है हम लोग का कि जैसे मान लेते हैं यहां पे हमारे पास एक क्यू चार्ज है और प्लस क्यू चार्ज है और यहां पे प्लस 2q चार्ज है। तो हम लोग यहां पे क्या देख रहे हैं कि ये चार्ज का मैग्नीट्यूड इसका क्या है, दोगुना है। पॉइंट दे देते हैं, चलो एक ये पॉइंट ले लेते हैं ए और ये पॉइंट यहाँ पे क्या है, बी है।
हम लोग ये देख रहे हैं कि ए पॉइंट पर जो चार्ज रखा गया है उससे दोगुना मैग्नीट्यूड बी पॉइंट पर के चार्ज का है। अब हम लोगों से पूछा जाएगा कि ये बताओ कि कौन सा चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करेगा। ए पॉइंट का चार्ज ज्यादा फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करेगा या फिर बी पॉइंट का चार्ज ज्यादा फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करेगा। तो हम लोग कहेंगे कि बी पॉइंट का चार्ज ए पॉइंट पर जो चार्ज है इस चार्ज के फील्ड लाइन से दोगुना फील्ड लाइंस को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो क्यों प्रोड्यूस करेगा? क्योंकि किसी भी चार्ज से प्रोड्यूस होने वाला फील्ड लाइंस उस चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा उससे उतना ही ज्यादा फील्ड लाइंस क्या होगा, ऑरिजिनेट होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ऑरिजिनेटेड और टर्मिनेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यानी चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा उससे प्रोड्यूस होने वाला या ऑरिजिनेट होने वाला, टर्मिनेट होने वाला फील्ड लाइंस का नंबर भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originated or terminated is directly proportional to magnitude of charge यानी अगर हम लोग यहाँ पे ये फील्ड लाइंस दिखाएंगे, ये अगर यहाँ पे Q चार्ज 4 फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस कर रहा है तो यहाँ पर 2Q चार्ज कितने फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करेगा, बोलना सर जी 8। कितने को प्रोड्यूस करेगा, 8, क्योंकि ये जितना है उसका दोगुना ये है, इसीलिए ये दोगुना फील्ड लाइंस को भी क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। मान लो इसका फील्ड लाइंस क्या है, N1 है और इसका फील्ड लाइंस क्या है, N2 है। तो N1 और N2 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस प्रोड्यूसिंग बाय QA, और ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस प्रोड्यूसिंग बाय QB। यहाँ पे इस पॉइंट के लिए हम QA का यूज कर लेते हैं, QA, और B पॉइंट के लिए किसका यूज कर लेते हैं, बोल QB का। तो एक रिलेशन यहाँ से आ जाएगा QA बाय QB बराबर, बोलना क्या आएगा, N1 बाय N2 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहां से हम लोग एक ये दे सकते हैं, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, N के। N क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि QA बाय QB बराबर क्या हो जाएगा, N1 बाय N2 हो जाएगा। अगर इस रिलेशन का यूज कर देंगे तो ये भी कह सकते हैं कि इसका कितना है, बोल 4 है और इसका कितना है, 8 है। वो हम लोग क्वेश्चन में देख लेंगे। अभी हम लोग को इतना समझना है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो ऑरिजिनेट होगा और टर्मिनेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के मैग्नीट्यूड के। यानी चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा उससे प्रोड्यूस होने वाला फील्ड लाइंस का वैल्यू भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ से हम लोगों ने एक रिलेशन को देखा कि QA हमने इसके चार्ज को एज्यूम कर लिया और QB इसके चार्ज को एज्यूम कर लिया, तो QA बाय QB बराबर क्या हो जाएगा, N1 बाय N2 हो जाएगा। ये रिलेशन है जिसके हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। चलो, तो ये प्रॉपर्टी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसी भी चार्ज से प्रोड्यूस होने वाला फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मैग्नीट्यूड। चलो, अब हम लोग अगले प्रॉपर्टी को देखते हैं।
अगले प्रॉपर्टी में कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता है। लिखेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never form closed loop। अब यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप, यानी विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी बंद परिपथ को क्यों नहीं बनाएगा। इस चीज को हम लोग समझेंगे कि क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप को नहीं फॉर्म करता है। तो पहले हम लोग ये सपोज करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप को फॉर्म कर लिया। जैसे मान लो यहाँ पे हमने ये एज्यूम कर लिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या किया, ये मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये क्या है बोल डी पॉइंट है। अब यहाँ पे ये एक क्लोज लूप है। हम लोग ये मान लिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रहा है, क्लोज लूप को फॉर्म कर रहा है। अब हम लोग यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ए पॉइंट से मूव करा करके ए पॉइंट पर हिलाते हैं। अब अगर हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को देखेंगे तो क्या करना होगा, टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ पे हम टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। यहाँ पर भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। इस तरह से ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक चार्ज पार्टिकल को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, बी से सी से डी और डी से कहां पे ला रहे हैं, ए पर ही ला रहे हैं। तो अब हम लोग को ये पूछा जा रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल को ए से बी पर लाने में वर्क डन कितना होगा। तो हम लोग यहां पर देखेंगे ए चार्ज पार्टिकल moving from point A B C D A, then work done by एजेंट क्या हो जाएगा, लिखेंगे W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, याद होगा W बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मान लो यहाँ पे ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या है, dr है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू dr वेक्टर हो जाएगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और dr का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो डॉट प्रोडक्ट को रिप्लेस हम लोग किससे करते हैं, cos थीटा से। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे यहाँ पे f लिखेंगे, f डॉट क्या हो जाएगा dr। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में याद होगा हम लोग पढ़े हुए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल को मूव कराते हैं तो उस पर लगने वाला फोर्स किसके बराबर होता है, QE के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो फोर्स है ये फोर्स क्या हो जाएगा, QE वेक्टर। अब यहाँ से लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ से इसको डॉट प्रोडक्ट के का जो इक्वेशन होता है उस पर तोड़ देते हैं, तो क्या आ जाएगा QE dr cos थीटा। याद होगा हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर क्या होता है, AB cos थीटा होता है। अब यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना है, थीटा इक्वल टू 0 है, तो cos इक्वल टू क्या पुट कर देंगे 1।
अब यहां से आ जाएगा क्यू ई और डी आर। यहाँ पे क्यू ई क्या है, कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। इधर देख लेते हैं हम लोग, यहां से आ जाएगा डब्ल्यू बराबर क्यू ई और डी आर का इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेकर के कहां तक बोल 2 पाई आर तक में। अगर इसका रेडियस क्या ले लेते हैं हम लोग, ये जो सर्कुलर लूप है इसका रेडियस क्या ले लेते हैं आर, तो क्या हो जाएगा लिमिट 0 टू 2 पाई आर हो जाएगा। यहां से आएगा W बराबर क्यू ई और कितना आ जाएगा 2 पाई आर। यहाँ पे W नॉट इक्वल टू क्या आया 0, यहाँ पे W नॉट इक्वल टू 0 रहा, W क्या हो गया ग्रेटर देन 0, क्योंकि W यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है। तो हम लोग क्या देखें कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म करता है तो इस क्लोज लूप में किया गया वर्क डन किसके इक्वल नहीं आया, 0 के इक्वल नहीं आया। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप को फॉर्म करेगा तो वो नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा। याद होगा 11th में हम लोगों ने पढ़ा था कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स हम लोग उसको बोलते हैं जिसका वर्क डन राउंड ट्रिप में किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल, और नॉन कंजर्वेटिव ऐसे फोर्स को बोलते हैं जिसका वर्क डन राउंड ट्रिप में 0 के इक्वल नहीं होता है। और हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कंजर्वेटिव नेचर का होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म कर लेता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर कैसा हो जाएगा, नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा, जो कभी भी पॉसिबल नहीं होता। नॉन कंजर्वेटिव क्यों हो जाएगा, तो हम लोगों ने एक सुंदर सा एक्सप्लेनेशन देखा कि एक चार्ज पार्टिकल को हमने ए से मूव करके कहां पे लाया, इस सर्कमफ्रेंस पे मूव करके फिर से ए पॉइंट पर लाया, तो ए पॉइंट पर लाने में जो नेट वर्क डन होगा एजेंट के द्वारा, वो नेट वर्क डन किसके इक्वल नहीं होगा, बोल नेट वर्क डन 0 के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो W नेट बराबर क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू dr। अब यहां से क्या होगा, चार्ज पार्टिकल पर फोर्स किसके बराबर लगेगा, QE के बराबर। ये QE कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। ये dr सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा क्लोज लूप का 2 पाई r हो जाएगा। तो लिमिट रखेंगे 0 टू 2 पाई r। तो जब इसका इंटीग्रेशन करके वैल्यू पुट करेंगे तो इसका वैल्यू किसके इक्वल नहीं होगा, बोलना 0 के इक्वल नहीं होगा। बस जब वर्क 0 के इक्वल नहीं हुआ, क्लोज लूप में वर्क डन 0 के इक्वल नहीं हुआ, यानी ये कैसा नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉन कंजर्वेटिव नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप if या फिर ये कर दिया जाए because if electric field lines form closed loop then it becomes non-conservative actually electric field is conservative। हाँ, तो यहाँ पे हमने लिखा कि the electric field lines never form closed loop because if electric field lines form closed loop then it becomes non-conservative। और यहाँ पे ब्रैकेट में हमने लिख दिया है actually electric field is conservative। तो एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कंजर्वेटिव नेचर का होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप को फॉर्म करेगा तो इसका नेचर ही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा, जो कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। इट बिकम्स नॉन कंजर्वेटिव व्हिच इज नॉट पॉसिबल, जो कभी भी पॉसिबल ही नहीं होगा।
ये नॉन कंजर्वेटिव हो, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप को फॉर्म नहीं करेगी। चलो, ये एक बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी होता है। इस प्रॉपर्टी को आप लोग अच्छे से और इसके एक्सप्लेनेशन को भी याद रखेंगे। देखते हैं हम लोग अगले प्रॉपर्टी को। हाँ, एक बात और कह देना चाहेंगे ये पिछले प्रॉपर्टी में कि एक और वे है जहां से हम लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे ये मान लो प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कभी ऐसा नहीं होगा कि ये जिस चार्ज से प्रोड्यूस होता है उसी पे आके क्या होगा, एंड होगा। ये प्लस से कहां पे एंड होगा, माइनस पे एंड होगा, माइनस पे एंड होगा। अगर मान लो अगल बगल में कोई चार्ज नहीं है, फिर भी ये इस चार्ज से ऑरिजिनेट होकर के इसी पे आकर के नहीं होगा। तो दूसरा लॉजिक हम लोग ये भी दे सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर ऑरिजिनेटेड और टर्मिनेटेड एट सेम चार्ज, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पे द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर originated or terminated at same charge, so there cannot form closed loop। यानी यहाँ पे लिखा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर ऑरिजिनेटेड और टर्मिनेटेड एट सेम चार्ज, सो देयर कैन नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सेम चार्ज से ऑरिजिनेट और सेम चार्ज पर कभी भी टर्मिनेट नहीं होता है, इसीलिए ये कभी भी क्लोज लूप को फॉर्म नहीं कर सकता। चलो, अब हम लोग इसके अगले प्रॉपर्टी को देखते हैं। अगले प्रॉपर्टी में कहा जा रहा है the electric field lines originates or terminates from metal surface, मेटल या यहाँ पे कंडक्टर भी लिख सकते हैं, कंडक्टर सरफेस नॉर्मली। यहाँ पे कहा जा रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट्स और टर्मिनेट्स फ्रॉम मेटल या फिर कंडक्टर सरफेस नॉर्मली। कहा जा रहा है कि जब भी कंडक्टिंग सरफेस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऑरिजिनेट करेंगे या मेटल सरफेस पे या कंडक्टर के सरफेस पे टर्मिनेट करेंगे, तो हमेशा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से नॉर्मली क्या करता है, टर्मिनेट भी करता है और ऑरिजिनेट भी करता है। यानी 90 डिग्री के एंगल पर वो आएगा भी और 90 डिग्री के एंगल पे क्या होगा, वहां से निकलेगा। जैसे हम लोग एक फिगर से क्लियरली इसको समझ सकते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ये अपना कंडक्टर है। अब यहाँ पे ये क्या है, बोल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इधर भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दिखाया। अब यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि इधर से ये टर्मिनेट कर रहा है, कितने के एंगल पे टर्मिनेट कर रहा है, बोल, नॉर्मली टर्मिनेट कर रहा है। इधर ये ऑरिजिनेट हो रहा है, तो ऑरिजिनेट भी क्या हो रहा है, नॉर्मली हो रहा है। अब यहाँ पे तू पूछ
क्यों सर जी, क्यों ऐसा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मेटल के सरफेस पे नॉर्मली इंसिडेंट करता है या फिर नॉर्मली रिफ्लेक्ट होता है? तो देखो, अब इस चीज को हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे एक हमने यहाँ पे कंडक्टर को लिया है, कंडक्टर है, आप सभी को पता है कि कंडक्टर के पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो इसके पास भी क्या होगा, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब हमने इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को थीटा एंगल पे, ये थीटा एंगल पे क्या कर दिया, यहां से पास करा दिया। अब जब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस कंडक्टर से थीटा एंगल पर पास कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का दो कंपोनेंट होगा, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा और दूसरा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। और हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे इस फील्ड लाइंस का ये कंपोनेंट, इधर वाला जो कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट क्या, E cos थीटा, E cos थीटा, इस E cos थीटा के कारण इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, मूव होगा। ये इलेक्ट्रॉन्स E cos थीटा के, यानी E cos थीटा का डायरेक्शन अगर राइट है तो लेफ्ट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, मूव होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू E cos थीटा इलेक्ट्रॉन्स, ये कॉन्सेप्ट और भी अच्छे समझ में आ जाएगा जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ लेंगे। ड्यू टू E cos थीटा इलेक्ट्रॉन्स मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण क्या प्रोड्यूस होता है, करंट। जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन का औकात ही क्या है कि वो किसको प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे अब इसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है E cos थीटा के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट। सो करंट produced in conductor जो कभी भी पॉसिबल नहीं होता है, नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल कैसे नहीं होता है, इस चीज को हम लोग समझ सकते हैं। अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर देता, तो कभी भी हम लोग को सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत नहीं होती, ना हम लोग को जनरेटर की जरूरत होती, ना इन्वर्टर की जरूरत होती, ना बैटरी की जरूरत होती। हम लोग सीधा क्या करते, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर देते कॉपर के वायर से, एल्युमिनियम के वायर से, और वहां से क्या आ जाता, इलेक्ट्रिक करंट आ जाता। लेकिन एक्चुअल में कभी भी ऐसा नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है ऐसा, क्योंकि ये 10⁻⁻⁶ सेकंड कह सकते हो, बहुत मतलब इंपल्स ऑफ टाइम के लिए ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ पे ड्रिफ्ट होता है। तो उस टाइम में अगर करंट प्रोड्यूस की होगा तो वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड होगा करंट का, जिसको हम लोग क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट प्रोड्यूस इन कंडक्टर, जो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। अगर पॉसिबल नहीं है तो इसका जो कंपोनेंट है E cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। यानी यहां से हम लिख सकते हैं कि E cos थीटा बराबर क्या हो गया, 0। यानी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। बोल समझ में आया कि नहीं आया। यानी यहां पर ये जो फील्ड लाइंस है, ये फील्ड लाइंस कितना का एंगल फॉर्म करेगा, तो जवाब है कितना, बोल 90 डिग्री। कितना का एंगल फॉर्म करेगा, 90 डिग्री। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के सरफेस पे ऑरिजिनेट करे या टर्मिनेट करे, कंडक्टर के सरफेस से ऑरिजिनेट करे या फिर टर्मिनेट करे, एंगल हमेशा कितना रहेगा, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि अगर दूसरा कंपोनेंट आएगा, अगर
इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सरफेस पे हॉरिजॉन्टली या फिर थीटा एंगल पे ओरिजिनेट और टर्मिनेट होता, अगर पॉसिबल होता तो कंडक्टर में क्या आना चाहिए था, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण करंट आना चाहिए था, लेकिन वहां पे करंट नहीं आ रहा है। तो करंट क्यों नहीं आ रहा है, तो E cos थीटा क्या है, वहां पे 0 है। तो E cos थीटा 0 कब होगा, जब थीटा किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट्स और टर्मिनेट्स फ्रॉम मेटल या कंडक्टर सरफेस नॉर्मली। तो जब भी नॉर्मली का मतलब क्या, 90 डिग्री के एंगल से। अब यहां से एक और इंफॉर्मेशन हम लोग निकालेंगे कि जब ये कंडक्टर को थोड़ा बड़ा करके समझाते हैं तो और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। जब हम लोग यहाँ पे हाँ कंडक्टर को रखेंगे इसमें, तो क्या होगा, कंडक्टर का जो माइनस चार्ज होगा लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, और प्लस चार्ज क्या होगा, राइट साइड में ही आ जाएगा, ये इस तरह से। अब प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा, जिसके कारण इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो कभी भी कंडक्टर के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो इसको हम नोट करके लिख दे रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको भी हम और अच्छे से समझाएंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड inside of conductor is always 0। तो कंडक्टर के अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऑलवेज क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। इस लाइन को हम लोग और अच्छे से समझते हैं। यहां तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट हो रहा हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करके बता सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। हाँ, ध्यान देना है। अब जैसे मान लो यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज रड है, और इसके सामने हमने एक कंडक्टिंग प्लेट को रख दिया है। कंडक्टिंग प्लेट। अब ये रड यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करेगा। ये इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इस तरह से, ये इस तरह से। अब इस फील्ड लाइंस के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कारण माइनस वाला चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये, और प्लस वाला चार्ज इस सरफेस पर आ जाएगा। अब यहां से ये अपना क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये यहां पे क्या है, ये प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज। तो इसके अंदर भी क्या होगा, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ई इंटरनल, और ये ई इंटरनल का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, ई एक्सटर्नल के बराबर होगा। सिंस ई एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या होगा, बोलना, ई इंटरनल। तो जब हम यहाँ पे इनसाइड ऑफ कंडक्टर, इनसाइड ऑफ कंडक्टर क्या आ जाएगा, ई नेट इक्वल टू ई एक्सटर्नल और
माइनस क्या लिखेंगे ई इंटरनल, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अब ये दोनों का वैल्यू क्या है, इक्वल है, तो यहां से क्या आएगा, बोल, अरे बोल ना, ई नेट बराबर 0। बस इसीलिए हम लोग कहेंगे कि कंडक्टर के अंदर का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ऑलवेज किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। इस कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग जब कैपेसिटर को पढ़ेंगे तो डाइलेक्ट्रिक में भी कई बार करते हैं। तो कंडक्टर के इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज कंडक्टिंग सरफेस के क्या होता है, नॉर्मली होता है। इस बात को आप लोग याद रखोगे। चलो हम लोग अब अगले प्रॉपर्टी को देखते हैं। अगला प्रॉपर्टी है, कहा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस always perpendicular to equipotential surface, equipotential surface कहा जा रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। याद होगा ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं जब हम लोगों ने इक्विपोटेंशियल सरफेस को पढ़ा था। जैसे मान लो यहाँ पे कोई सरफेस है, यही सरफेस है एक सुंदर सा, ये सरफेस है, ये सरफेस है अपना, ये सरफेस, और अब यहाँ पे सरफेस पे दो पॉइंट है, एक ये ए पॉइंट है और ये क्या है, बोल बी पॉइंट है। बहुत सुंदर है, तुम लोगों से भी सुंदर, बिल्कुल मेरे जैसा। अब देखो यहाँ पे एक ए पॉइंट है और ये कौन है, बोल बी पॉइंट है। अब मान लो ये VA है और ये VB है। VA इक्वल है किसके, बोल VB के। जब VA VB के इक्वल होगा तो ये सरफेस कैसा होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैसा सरफेस होगा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। अब जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि सिंस dV बराबर क्या होता है, EDR cos थीटा। dV बराबर क्या होता है जी, EDR cos थीटा। या इसी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ये इस तरह से अगर VA कर दे और ये क्या कर दे, VB, और ये 0 टू क्या कर देते हैं, R कर देते हैं, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं VB माइनस VA बराबर EDR cos थीटा। थीटा का वैल्यू 0 होगा तभी VA किसके इक्वल होगा, बोल VB के इक्वल होगा। यानी अगर VB को VA के बराबर होना है तो थीटा को ऑब्वियसली किसके बराबर होना होगा, 90 डिग्री के बराबर होना होगा। और जब cos 90 रखेंगे तो E, इसका इंटीग्रेशन करके क्या आता, R, ER cos 90, और cos 90 0, तो 0 से किसी को भी गुना करोगे किसके बराबर होगा, सर जी 0 के बराबर। तो VB बराबर क्या हो जाएगा, VA। यानी यहां से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना होगा तो हम लोग इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये इस सरफेस पे कितना का एंगल बनाएगा, सर जी 90 डिग्री का। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम लोग को ये हमेशा याद रखना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। आप लोग सारे प्रॉपर्टीज को अच्छे से याद रखोगे। इस पर जेईई या नीट के एग्जाम में भी जो क्वेश्चन किए जाते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, एकदम बोनस ही होता है, ठीक है, क्योंकि इसके क्वेश्चन को करना बहुत ही आसान होता है। यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन नहीं होता है। और बोर्ड में भी जब आते हैं तो इसके कभी प्रॉपर्टीज आते हैं, कभी इसके डेफिनेशन आते हैं, ठीक है। तो बोर्ड के क्वेश्चन तो आते ही हैं, जेईई में भी आते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो क्वेश्चन हम लोग आसानी से कर सकते हैं।
तो आई होप कि ये पूरा लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके आगे का टॉपिक यानी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बेसिस जो एग्जाम्पल होगा इस थ्योरी के बेसिस, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आपका नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। आप लोग अगले लेक्चर को अवश्य देखेंगे। धन्यवाद।